बर्ड फ्लू पर पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य की बैठक में मंत्री ने कहा प्रदेश में पोल्ट्री सेक्टर बर्ड फ्लू से सुरक्षित। रानीखेत पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी पर चुनाव को कर रही है मोदी बनाम स्थानीय। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का हुआ पट्टाभिषेक, राज्यपाल समेत यूपी हरियाणा से पहुंचे कई संत। संजीवनी बूटी कही जाने वाली कोरोना की वैक्सीन पहुंची उत्तराखंड। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के मुताबिक अभी प्राप्त हुई 1,13,000 डोज। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दी दस्तक, राजधानी देहरादून में पहला मामला आया सामने, दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में मिला स्ट्रेन। केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, कुछ दिनों को कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं आपको, नए कृषि कानून का विरोध जारी है। देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस आज करेगी राजभवन का घेराव। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर नए कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। नए कृषि कानून का विरोध जारी, कांग्रेस आज करेगी राजभवन का घेराव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन, नए कृषि कानून को वापस लेने की है मांग। देहरादून से खबर, नए कृषि कानून का विरोध जारी, कांग्रेस आज करेगी राजभवन का घेराव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन, नए कृषि कानून का विरोध जारी, कांग्रेस आज करेगी राजभवन का घेराव। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, नए कृषि कानून को वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है और आज राजभवन का घेराव भी किया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, हम बताने की जिस तरीके से लगातार कृषि बिल को लेकर के विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं निशाना साधे हुए है कांग्रेस केंद्र सरकार पर, तो वहीं आज जो है प्रदेश भर में जो है कि कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो राजभवन का कूच करेंगे, यानी कि राजभवन का घेराव करेंगे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से प्रीतम सिंह है उनके नेतृत्व में। और बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो आज सुबह से ही जुट चुके हैं प्रदेश कार्यालय में, जहां से उनका कूच जो है वो पूरा राजधानी के मार्गों से निकलता हुआ राजभवन की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार कृषि बिल को लेकर के विरोध जो है किसानों का भी जारी है और विपक्षी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में लगातार जो है किसानों का साथ दे रही है, तो कहीं ना कहीं आज जो घेराव है राजभवन का कांग्रेस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो सरकार को चेतावनी देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल फिर कुल मिलाकर के अगर अब तक की बात करें तो कृषि बिल को लेकर के आज बड़ी संख्या में जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो देहरादून राजभवन का कूच करेंगे। सृष्टि जी राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, लगातार जिस तरीके से इस कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है, कई बार इससे पहले भी लगातार यहाँ पर विरोध किया गया है, आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली है कांग्रेस की इस कृषि कानून बिल को लेकर के, किस तरीके से विरोध दर्ज किया जाएगा? बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक सवाल है, क्योंकि लगातार काफी समय हो चुका है जो देश की सीमाओं पर जो लगातार किसान बैठे हुए हैं
वहीं अगर आप बात करें तो जिस तरीके से आज एक घेराबंदी जो है सरकार को घेरने के लिए, और जिस तरीके से कांग्रेस के अलावा अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें तो आम पार्टी भी जो है वो लगातार किसानों के विरोध समर्थन में जो है वो लगातार जारी है अपना प्रदर्शन करती हुई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो ये एक चिंगारी है जो किसानों के आंदोलन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में देखने को मिल रही है। लगातार धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो है डीएम एसडीएम का घेराव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के अगर ये जो चिंगारी है, जिस तरीके की एक आग जो है वो कृषि बिल को लेकर के लग चुकी है कि तीनों बिल वापसी किए जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घेराव जो है आज कांग्रेस भी करने जा रही है। और कांग्रेस जो है वो राजभवन का कूच करेगी, और बड़ी संख्या में जो है अभी सुबह से ही जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो प्रदेश कार्यालय में एकत्रित हो चुके हैं। सृष्टि जी, राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है, कांग्रेस आज विरोध करने वाली है नए कृषि कानून का। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस आज करेगी राजभवन का घेराव। तैयारी कर ली गई है राजभवन के घेराव करने की। लगातार विपक्षी दल कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। लक्सर में 17 फुट लंबा अजगर मरने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके अजगर को जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। आपको बताते चले, लक्सर हरिद्वार रोड पर स्थित श्रीमेंट फैक्ट्री के पास विशालकाय अजगर देखने में से लोगों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री कर्मचारियों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर पथरी के जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लक्सर क्षेत्र में आए दिन अजगर मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ दिन पहले भी सीमेंट फैक्ट्री के पास से 2 विशालकाय अजगर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके पथरी के जंगल में छोड़ दिया था। वहीं वन रेंजर गौरव अग्रवाल ने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री के पास विशालकाय अजगर की सूचना मिली थी, जिसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया, जिसकी लंबाई लगभग 17 फीट की थी। और 2 अन्य जगहों से भी 2 अजगर को रेस्क्यू किया गया है, जिनको सफलतापूर्वक पथरी के जंगल में छोड़ दिया गया। बात खींचो ना। ये अजगर की आज सूचना मिली थी हमें। 3 अलग अलग जगह से अजगर रेस्क्यू किए गए हैं। एक अजगर श्री सीमेंट फैक्ट्री से 11 बजे के लगभग किया गया, ये 17 फुट लंबा था। दूसरा अजगर मुंडाखेड़ा कला से रेस्क्यू किया गया था, इसकी लंबाई लगभग 20 फुट से ज़्यादा थी। और तीसरा अजगर जो था ये भी श्री सीमेंट फैक्ट्री से किया गया था रेस्क्यू। लक्सर के भोगपुर के जंगलों से निकलकर एक हाथी रामपुर रायगढ़ में रणजीतपुर के पास खेतों में पहुंच गया। जैसे ही इस हाथी को ग्रामीणों ने देखा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे लोगों के घरों और की ओर दौड़ पड़े और हर कोई इस मस्त हाथी से अपनी जान बचवाने के लिए दर दर दौड़ रहा था। हालांकि हाथी ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने कई घंटों के मशक्कत के बाद हाथी का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने वन रेंजर गौरव अग्रवाल से खास बातचीत की है। लक्सर वन विभाग को कुछ ग्रामीणों द्वारा, निरंजनपुर के गांव के ग्रामीण थे, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि हाथी को लेकर के, हाथी गांव जो ग्रामीण हैं उनके खेतों में घुस आया है। उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में लक्सर वन रेंजर गौरव अग्रवाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है जो हाथी है उसको लेकर के? ये सुबह के समय ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि हाथी गाँव में घुस आया है और यूजुअली कंकर खाता के आसपास हाथी की उपस्थिति नहीं थी पहले। तो ये हाथी जो था ये अपने झुंड से अलग हो गया था और इस कारण से ये वापस जाने में इसको दिक्कत आ रही थी। तो हमारी जो रेस्क्यू टीम है लक्सर अनुभाग की और भोगपुर अनुभाग की, इन दोनों टीमों ने सफलतापूर्वक इसको आबादी क्षेत्र से दूर करके जो फतवा के पास हमारा वन क्षेत्र है वहाँ पर गंगा नदी पार करा के इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया। सर, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाथियों का ज़्यादा आना जाना लगा रहता है गंगा के किनारे है, तो उसको लेकर के क्या वन विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है ताकि परेशानी न हो? जी हाँ, इसके लिए वन विभाग पूर्णतया जो आसपास के ग्रामीण हैं इनको जागरूक किया जा रहा है और साथ में सोलर फेंसिंग भी की जा रही है। एक और अलग अलग तरह से हम
विभिन्न तरह के प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हाथियों की उपस्थिति वहाँ पर कम हो और जो नुकसान है ग्रामीणों का उसको भी कम किया जा सके। तो हमारे साथ में जो वन के कर्मचारी हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया है हाथी का, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से जो रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि हाथी का रेस्क्यू करना बहुत कठिन है, ग्रामीणों की जो एक जनसंख्या थी वो भी काफ़ी थी वहाँ पे। ग्रामीणों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी जिससे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको पता ही है जनता नहीं मानती उस चीज़ को, लेकिन फिर भी हमने उनका बहुत वो करा। तो ये थे हमारे साथ में वन कर्मचारी और वन रेंजर जिन्होंने बताया कि हाथी को रेस्क्यू कर जो है गंगा किनारे जो है कर दिया गया है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिस अजहर के साथ। और खबर रानीखेत से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने निजी कार्यक्रम को लेकर पहुंचे और प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा एक रणनीति बनाकर चल रही है और चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस से सीएम का कोई भी चेहरा बनाया जाए तो मैं उसके साथ हूं। हर चुनाव को मोदी बनाम स्थानीय कर दीजिए और उससे उनको चुनाव में बड़ा एडवांटेज मिलता है। हम चाहते हैं उनकी जो ये स्ट्रेटजी है, जो ये लाइन है, उस लाइन को हम अपनी लाइन से डिस्टर्ब कर दें और वो तभी हो सकता है जब हम लोकल मैन भर से लोकल मैन, लोकल इश्यूज भर से लोकल इश्यूज करें। खबर देहरादून से, प्रदेश में लगातार बढ़ते बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए राजधानी देहरादून में राज्य स्तर पर बर्ड फ्लू से बचाव के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पोल्ट्री व्यवसाय से संबंधित लोगों को बर्ड फ्लू से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे, देखिए मैं कह सकती हूँ कि यदि पोल्ट्री सेक्टर की बात करते हैं उत्तराखंड के परिवेश में, तो बर्ड फ्लू का कहीं पे भी प्रभाव नहीं है। हमारे पोल्ट्री फार्म पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल डेथ की भी हम लोगों ने सैम्पलिंग की है और वो सैम्पलिंग हमने IVRI बरेली भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट संभवतः आज शाम या कल तक में हमें उपलब्ध हो जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड बर्ड फ्लू के दृष्टिकोण से पोल्ट्री सेक्टर, बतख सेक्टर दोनों सुरक्षित है, लेकिन जो हमारे जंगली पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू का आगाज़ है और उनकी मरने की घटनाएं लगातार हम लोग देख रहे हैं। खबर सितारगंज से, जहां उप जिला अधिकारी सितारगंज मुक्ता मिश्रा की अध्यक्षता में कोरोना वैक्सीन को लगाने को लेकर CSC सितारगंज की डॉक्टर अभिलाषा और डॉक्टर मयंक पांडे के साथ क्षेत्र के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि जैसे कि सरकार की गाइडलाइन लाने के अनुसार कोरोना वैक्सीन पूरे भारत में 16 जनवरी को लगनी शुरू हो रही है, उसी को लेकर कोतवाली में एक बैठक रखी गई और जनता के बीच वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर क्षेत्र के प्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं को बताया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। जैसे सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 16 जनवरी से वैक्सीन लगना पूरे देश में शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि सबसे पहले हेल्थ वर्क, फर्स्ट लाइन वर्कर में जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, अदर स्टाफ हो गया, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन वर्कर में जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ आता है, हमारा पुलिस स्टाफ आता है, नगर पालिका स्टाफ आता है, हमारे प्रेस रिपोर्टर्स आते हैं जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स में आते हैं, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन करा जाएगा। टीकाकरण जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में जागरूकता बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सितारगंज के स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। CSC सितारगंज से जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया और उसके बारे में जो सवाल जवाब हुए उनके बारे में डिटेल में बताया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2013 की केदारनाथ आपदा में बहती आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा पुनः स्थापित करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि समाधि को 1 साल के अंदर पुनः स्थापित करे। साथ ही याचिकाकर्ता को ये भी निर्देश दिए कि अगर समाधि 1 वर्ष के अंदर पुनः स्थापित नहीं होती है तो वो फिर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को राज्य सरकार 1 वर्ष के भीतर पुनः स्थापित करे। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर चमोली से है, जहां चुनाव को एक साल से ज्यादा का वक्त शेष है। वहीं लगातार सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा संवाद कायम करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी के बाद आपने रैली में बढ़ते जनाधार से अन्य दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आपको हल्के में ना ले। आप शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर सभी दलों को चकित कर दिया। हमारा जो फोकस होगा कि हम पूरे 70 की 70 सीटों पर, लेकिन पहाड़ के अंदर हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जितनी पहाड़ की सीटें हैं सब पर हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ हम उसमें आगे बढ़ेंगे भी। रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक कोतवाली में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 2 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बता दें कि रुद्रपुर निवासी चिराग ने नेशनल साइबर स्पेशल सेल दिल्ली में जून 2020 को शिकायत दर्ज की थी कि उसके मोबाइल पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो अज्ञात व्यक्ति द्वारा शेयर किए गए थे, जिसके बाद स्पेशल सेल द्वारा शिकायत को देहरादून पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। मुख्यालय से साइबर सेल को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद साइबर सेल रुद्रपुर द्वारा मामले की जांच की गई तो मामला सही पाया गया। आज शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यह दूसरा मामला सामने आया। ये साइबर से कंप्लेन आया था और साइबर सेल से इसकी जांच हुई है। उसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें वादी को व्हाट्सएप के माध्यम से कोई लिंक आया था, उस लिंक को उसने क्लिक किया तो उसके मोबाइल पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिंक थे, वो जो वीडियो उसको डाउनलोड हुआ, तो इसमें उसने ऑनलाइन कंप्लेन किया और साइबर सेल से जाँच होकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। खबर कोटद्वार से, जो 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज व रोडवेज कर्मचारी को हटाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन कर बर्खास्त कम कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। वहीं इस मौके पर रोडवेज कर्मचारी यूनियन के क्षेत्रीय प्रतिनिधि महिपाल सिंह ने कहा कि निगम प्रबंधन की तरफ से चालक परिचालकों को जबरन डबल ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। इससे जहां चालक परिचालकों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, तो वहीं निगम प्रबंधन यात्रियों की जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा जो कर्मचारी यूनियन के द्वारा जो कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, वो इनके क्षेत्र के स्तर से जो इनके पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय मंत्री, उनके निर्देश के आदेश पर जो हमारे डिपो स्तर पे जो कर्मचारी धरने पर बैठे हैं या कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनके ही निर्देश से, क्योंकि ऐसा है कि कुछ कर्मचारी जो इनके ही थे, जो ग्रामीण डिपो के एक यूनियन के से संबंधित शाखा मंत्री थे, कर्मचारी उनके ही संदीप चौधरी उनका भी नाम था, तो उन्होंने सुपरवाइजर के इंचार्ज के साथ में बदसलूकी की, तो जिसके तहत ये ग्रामीण डिपोदारों को निकाल के बाहर कर दिया गया था। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से, जहां जल्द ही एक और झील की सौगात मिलने जा रही है। सूख चुकी सूखाताल झील को कुमाऊं कमीशन और जिलाधिकारी के प्रयास से एक बार फिर सूखाताल झील को पुनर्जीवित करने के लिए 27 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना तैयार की गई है। जिला विकास सचिव रोहित पेड़ा ने बताया कि सूखाताल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक कृत्रिम झील बनाने के साथ ही रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। फरवरी माह में इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नैनीताल में सूखाताल को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें माननीय कमिश्नर महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक परियोजना तैयार की गई है। 27 करोड़ की टोटल परियोजना है, जिसके तहत एक कृत्रिम झील बनाने की और साथ ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षक छोटा वॉकवे एवं अन्य सुविधाएं देने की संकल्पना की गई है। अभी वर्तमान में टेंडर किया जा चुका है
जनवरी माह के अंत में टेंडर खुल जाएगा हमारा। फरवरी माह में हम लोग कार्य प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। खबर देहरादून से, जहां 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। चक्राता विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर कांग्रेस ने संगठनात्मक विस्तार किया है, जिसमें राज्य के सभी 70 जिलों के जिला प्रभारी बनाए गए हैं और साथ ही विकासनगर के पूर्व विधायक नवप्रभात की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया है। और संघर्ष साथ साथ, ये नारा दिया है प्रीतम सिंह जी ने नए साल के लिए, और उसमें पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लग गई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी का भी 3 दिवसीय दौरा था। उन्होंने पूरे प्रदेश में अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके प्रभार सौंपे हैं। जिले संगठन के हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्षगण हैं, जैसे राजेंद्र भंडारी साहब हैं पूर्व मंत्री, उनको पौड़ी संगठनात्मक जिले का प्रभार दिया गया है। हमको कोटद्वार का प्रभार दिया गया है और कोटद्वार के प्रभार के साथ साथ हमें जो तमाम कार्यक्रम पार्टी के होंगे उनकी मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया है। खबर नैनीताल से, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत नैनीताल के तल्लीताल से जन जागरण बाइक रैली निकाली गई। रैली तल्लीताल धर्मशाला से मॉडोड चीना बाबा होते हुए नैना देवी मंदिर पहुंची, जहां वक्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करने की अपील की है। वही गोपाल विष्ट ने कहा कि वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण होना हिंदू धर्म के लिए बड़े गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर 5000 वर्ष की गुलामी के बाद राम जन्मभूमि मुक्त हुई है और राम मंदिर, एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण इस देश के अंदर हमारी पावन अयोध्या नगरी में होने जा रहा है, जिसके लिए हम जन जन से समर्पण निधि ले रहे हैं और उस निधि के सहयोग से हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे जो भूतो न भविष्यति। देश में पूरा राम राज्य चल रहा है तो हमारी जनता के अंदर भी राम के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।